सभी को नमस्कार। रिट को लेकर कल एक बड़ी इंफॉर्मेशन आई। यद्यपि मैं आपको पिछले 1 साल से बोल रहा हूं कि वैकेंसियां एक प्रोसेस का हिस्सा हैं और वो हमेशा एक निर्धारित टाइम पे ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, लेकिन शायद मेरी बातों पे कम विश्वास करते हैं, जल्दी विचलित हो जाते हैं और जैसे ही वो चीज नोटिफिकेशन बाहर आता है या उसकी कोई बहुत पुख्ता न्यूज आती है उसके बाद हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। कल से मेरे पास इतने बच्चों के मैसेज थे कि सर रिट में थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था, 4 से 5 महीने का समय तो देते। अचानक से इन्होंने जनवरी के दूसरे पखवाड़े यानी 15 जनवरी के बाद कभी भी एग्जाम करवाई जा सकती है, ऐसे थोड़ी होता है। 1 साल से एकमात्र बंदा है जो बोल रहा है पॉजिटिविटी के साथ कि ग्रेड 3 भी होगी, ग्रेड 1 भी होगी, ग्रेड 2 भी होगी। वक्त लगता है परिस्थितियों में, प्रोसेस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक विज्ञापन नहीं आए तब तक अपने इंतजार करें। और आप ये जो पैनिक होते हो और उसके बाद जो अव्यवस्थित होते हो और उच्छृंखल बनते हो, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि हम अपना एक सिस्टम क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। आने के बाद हमें लगने लग जाता है सर अब क्या करें, कैसे करें, तब तक हम दुनिया भर का समय खराब कर देंगे। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो पहली बार रिट का एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो ग्रेड 3 टीचर बनना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज हैं कि सर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कर रहे थे, क्या हमें अब रिट की तरफ आना चाहिए, उन बच्चों के लिए जो ये कह रहे हैं कि हम बीएसटीसी और बीएड सेकेंड ईयर में हैं, क्या सर हम ग्रेड 3 की आने वाली भर्ती में एलिजिबल हो जाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। पहली चीज, रिट के नोटिफिकेशन को लेकर न्यूज आई है, ऑथेंटिक न्यूज है, शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में है, इसलिए कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी तुम डाउट कर रहे हो, इसका मतलब तुमसे अधिक निराशावादी कोई नहीं हो सकता। मैंने पहले भी एक चीज आपको बोली थी, यदि आप आज से 4-5 महीने पहले आरबीएससी बोर्ड की किताबों को, साइकोलॉजी को, इन सबको एक बार पढ़ लेते तो चाहे रेट की न्यूज ही आ जाती कि दिसंबर में रेट हो रही है तो भी आपको डर नहीं लगता। और यही न्यूज मैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अभ्यर्थियों को कह रहा हूं, उनकी डीपीसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है ग्रेड 1 में। जिस दिन ये न्यूज आ जाए कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 का विज्ञापन आ गया है और जिस दिन आरपीएससी के सेक्रेटरी रामनिवास जी मेहता, जो बहुत एडवांस चलते हैं और बहुत त्वरित निर्णय लेते हैं, उन्होंने डेट डाल दी कि 5 महीने बाद, 7 महीने बाद एग्जाम है, आप घबरा जाओगे जैसे रिट वाले बच्चों के साथ हो रहा है। कई बच्चों के तो ये भी मैसेज आ गए, सर इस रिट में तो मुश्किल लग रहा, अगली रिट कब आएगी। तो ये स्थितियां मत पैदा होने दो कि हर कोई आपका शोषण करना शुरू कर दे, आपको यूट्यूब के ऊपर स्ट्रेटजी के वीडियो देखने पड़े। क्यों देखने पड़े? क्योंकि हम समय के अनुसार निर्णय नहीं ले पाते हैं, समय के साथ नहीं चल पाते हैं। हम केवल हाथ पे हाथ धरे रह के बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं सर अब क्या करें, अब क्या होना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात, पैनिक होने से कोई मतलब नहीं है। आप अनावश्यक रूप से पैनिक होंगे, किसी को फायदा नहीं मिलने वाला। आपका निर्णय है, आपका डिसीजन सही दिशा में यदि आपने काम किया तो समय कभी कम नहीं होता है। अब मैं 3-4 बातें करूंगा, आराम से सुनना, एक सवाल का जवाब लूंगा, लास्ट में सवाल लूंगा। पहली चीज है, आपके पास 90 दिन है। मैं तो मानता हूं कि 90 दिन मान के चलिए, 100 डे मत मान के चलिए, केवल आप 90 दिन मान के चलिए कि मेरे पास 90 दिन है और मुझे 90 दिन में रिट को क्लियर करना है। रिट किन बच्चों को करना चाहिए? पहले सवाल का जवाब, जिस बच्चे की आज तक रिट नहीं हुई है उसको पूरा जोर लगाना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है तो चाहे तुम ग्रेड 1 ग्रेड 2 का सपना देख रहे हो, लोग कह देंगे यार तेरी रिट तो नहीं हुई। कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों से। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं सीरियसली, यदि तुम अभी तक तुम्हारा रिट क्लियर नहीं है 2022 वाला, तो आपको रिट को बहुत अच्छे से देना चाहिए। नुकसान कुछ नहीं होगा। मान के चलेंगे अपन दिसंबर तक ग्रेड 1 ग्रेड 2 के विज्ञापन आ जाएंगे, डीपीसी की प्रक्रिया पूरी होती है, जैसे रिट का कहीं लग ही नहीं रहा था और अचानक से इन्होंने दे दी। ऐसी आती हैं चीजें, फिर उसके बाद हमें परेशानी होती है कि सर अब क्या करें, कैसे करें, कोचिंग करेंगे, सेल्फ स्टडी करें, बहुत सारे सवाल होते हैं। इनमें उलझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि थोड़ा सा प्लानिंग के साथ बढ़ रहे हो ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे विज्ञापन कभी भी आ जाए और एग्जाम कभी भी हो जाए। आपकी स्थिति ये होनी चाहिए कि मैं एक बार रिवीजन कर चुका हूं सर और दूसरी बार रिवीजन कर लूं, चाहे 3 महीने बाद एग्जाम हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डरना नहीं, पैनिक नहीं होना। रिट यदि अभी तक आपने नहीं दी है तो ये 90 दिन आपके अस्तित्व की लड़ाई मान के और इसमें पूरा अपने आप को झोंकिए। नुकसान ये होगा कि मान लो इन फ्यूचर आप ग्रेड 2 ग्रेड 1 भी दे रहे हो, नुकसान नहीं होगा। तो उसमें आपका साइकोलॉजी तैयार हो गया, राजस्थान बोर्ड की किताबें तैयार होगी, टीचिंग मेथड तैयार हो गए, ये आपके आने वाली 2nd ग्रेड ग्रेड 1 में भी आपकी मदद करेंगे, तो नुकसान कुछ नहीं है। तो मेरे अनुसार जिनका रिट नहीं हुआ है उस हर बच्चे को इसको गंभीरता के साथ देना चाहिए।
कई बच्चे जिन्होंने रिट 2022 का एग्जाम कर लिया था, उन बच्चों का सवाल है कि हम सर 2022 वाले दें कि नहीं दें। देखो, दो चीजें हैं। 2000 आपका ग्रेड 3 बनने का, टीचर बनने का कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप केवल ग्रेड 2, ग्रेड 1 पे फोकस कर सकते हो। लेकिन 22 की रिट आपकी क्लियर है, नंबर आपके कम है, मेरे अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए, क्योंकि 3 साल वैधता है इसकी। तो 25 में जाके वैधता खत्म हो जाएगी, मान लो 26 में कोई और भर्ती आ जाती है और आपका क्या पता नहीं हो कहीं भी, तो आदमी के पास ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरी आपको राय है कि आप एग्जाम आपको जरूर देनी चाहिए, चाहे आप अपना पूरा टारगेट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे रख सकते हैं। विचलित मत होना, यदि वो टारगेट है तो उससे विचलित मत होना। रिट जिनका पहले हुआ उनका दोबारा भी हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम क्रिएट करना है। अनावश्यक पैनिक हो जाओगे, सर वो कर लें, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, ये कर लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी तुम रिट आराम से 2 महीने की तैयारी से निकाल सकते हो। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझते हुए, थोड़ा सा व्यवस्थित करते हुए करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, और ऐसे परेशान होकर करोगे तो चीजें बड़ी पैनिकफुल हो जाएंगी। तो रिट एग्जाम हर बच्चे को देना चाहिए, मेरी राय है। लेवल फर्स्ट का चूंकि 2022 में रिपीट नहीं हुआ था, तो लेवल फर्स्ट वालों को सभी को इस रिट को बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि सर हम लास्ट ईयर, जैसे मान लीजिए हम बीएड लास्ट ईयर या बीएसटीसी लास्ट ईयर में हैं, तो फाइनल ईयर में हम अध्ययनरत हैं, हमारी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो गई, बीएड सेकंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर हो गई, तो क्या हम रिट में एलिजिबल हो जाएंगे? रिट के विज्ञापन में हमेशा ही लिखा आता है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत बच्चे रिट पात्रता दे सकते हैं, सीटेट पात्रता दे सकते हैं, और वो एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो इस बात का तनाव नहीं लेना है। इससे पीछे वाली रिट भी यदि आपने अध्ययनरत के टाइम, फाइनल ईयर के टाइम दिए, तो वो भी सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, इसको लेकर तनाव मत लेना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसको सीरियसली देना। यदि पिछली बार दिया है तो दोबारा दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है इसको ज्यादा अच्छा हो जाए। कॉन्फिडेंस का गेम है, साइकोलॉजी का बड़ा रोल है, टीचिंग मेथड का बड़ा रोल है, आपके सब्जेक्ट के राजस्थान बोर्ड की किताबों का बड़ा रोल है। तो इन चीजों को तो वैसे भी आपको पढ़ना है, मनोविज्ञान तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर जगह आपको पढ़ना है, तो फिर क्यों तनाव ले रहे हो? चीजें बड़ी आसान, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है रिट में, ठीक है। 150% है आपको। नई चीज इस बार ये जोड़ रहे हैं कि 5 ऑप्शन जोड़ रहे हैं, तो 5 ऑप्शन जोड़ने से तनाव किस बात का है? आपको हर पर्सन करके आना है, पर्सन छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो 150 के 150 करके आने हैं। तो जिनमें नहीं समझ में आ रहा, मैं तो कहता हूं 5 विकल्प पे जाना ही नहीं, आप तो 4 विकल्प में से करके आना ना, तो 5 विकल्प की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, रिट वही है, वो संस्था वही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब आपको मैंने पहले भी बोला है, जो संस्था एग्जाम आयोजित कर रही है उसका पैटर्न पता होना चाहिए। आरपीसी का पैटर्न अलग है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का, ठीक है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। ग्रेड 3 का एग्जाम की प्रिपरेशन बताऊंगा तो मैं आपको अलग बताऊंगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उसका लेवल ही अलग आता है, उनका सिस्टम ही डिफरेंट है एकदम से, जो समझ में आज तक किसी को आया नहीं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या सिस्टम है? वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेस बना के पेपर बनाता है, ठीक है। साइकोलॉजी जहां थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस पर अप्लाइड बेस आती है और अच्छे प्रश्न आते हैं, मनोविज्ञान अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। टीचिंग मेथड भी अच्छे लेवल के आते हैं। तो ज्यादा परेशान मत होना, आपको जिस स्ट्रक्चर, जिस संस्था आयोजित कर रही है उसका थोड़ा सा आपको देखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में इमेज बना के चलें कि मुझे रिट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित कर रहा है। इसके पिछले साल के पेपर देखिए, सिलेबस ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, एज इट इज वही सिलेबस रहेगा, कोई छोटा मोटा बदलाव हो तो हो जाए, बाकी मुझे लगता नहीं कि सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, 5 ऑप्शन इस बार जोड़ेंगे, 4 ऑप्शन आते हैं, वहां 5 ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है। केवल ये इन्होंने एक बात और बोली है कि न्यूनतम जो अंक हैं, जैसे फिलहाल रिट में जो न्यूनतम अंक है वो कितने हैं? 60% है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी के लिए कितने हैं? 55% है। तो ये इसमें अभी क्लियर नहीं कहा है, हो सकता है ये कुछ छूट और दे दें 5% की, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब कृष्ण कुणाल शासन सचिव सर ने कहा है, अब इसकी लेकर और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि इसमें कितनी छूट दी जा सकती है, एज इट इज इसको रखा जाता है। तो ये चीजें तो भविष्य के घेरे में, इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आप तो ये लेके चलो कि मुझे इस एग्जाम में 80% नंबर लेके आना है, 80% मुझे रिट में लेके आना है, क्योंकि 80% के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो 70% कम से कम आएंगे। आप 90% लेके चलोगे तो 70-80% आएंगे। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चलिए, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, साइकोलॉजी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपकी सीटेट का एग्जाम फॉर्म भी भर देना, सीटेट भी आपके साथ हो जाएगी। 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, क्योंकि DSSS भी, KVS में, इनमें भी, एनवीएस में भी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है, तो एक साथ 2 चीजें हो रही हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कर लो आप। ये तो था, नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती, इनमें थोड़ा बहुत बदलाव ले सकते हैं। 5 ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अंतिम ईयर वाले बच्चे रिट आराम से दे सकते हैं आप, बस चक्रीय हो सकता है। आपको ये याद रखना कि जब ग्रेड 3 का विज्ञापन आएगा कि भाई जनवरी में प्रक्रिया शुरू हो गई, उसके बाद दूसरा विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड निकालेगा ग्रेड 3 का। तो उसमें क्या होगा कि उसमें नियम लिखा होता है विज्ञप्ति के अंतर्गत कि आप एग्जाम से पहले आपके पास पूरी योग्यता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने BST सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में होंगे तभी आप रिट दे पाएंगे, अपेयर्ड होंगे, याद रखना। उसके बाद आपके पास 3rd ग्रेड की एग्जाम होने से पहले
उस एग्जाम के 2 दिन पहले तक आपके पास पूरी शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, तब जाके तुम 3rd ग्रेड में एलिजिबल होगे। बाकी रीट में आपके चाहे एग्जाम नहीं हो तो भी आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका वैलिड रहेगा, तो इसको लेकर आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये शायद 2022 वाले लाइफ टाइम वैलिड कर दिया था सर, ये मुझे कंफर्म नहीं है। यदि ये है तो बहुत अच्छी न्यूज है। यदि 2022 वाली रीट आपकी लाइफ टाइम वैलिड है और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं उसमें, तो फिर आपको इस रीट के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेड 3rd की कर रहे हो तो ग्रेड 3rd की मेंस को लेकर करो, ग्रेड 1st कर रहे हो तो ग्रेड 1st को लेकर करो, ग्रेड 2nd लेकर करो तो ग्रेड 2nd। यदि ये न्यूज ऑथेंटिक है, मैंने पढ़ा था बट मैं इसको लेकर कंफर्म नहीं हूं अभी और मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा। मैं भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। यदि 2022 वाले में स्कोर अच्छा है और लाइफ टाइम वैलिड है ये, तो फिर आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं ये हर बार अपना पैटर्न लागू करती हैं। पिछली बीजेपी सरकार में रीट के आधार पर एक पोस्टिंग दे दी, फिर इन्होंने ग्रेड 3rd एग्जाम का आयोजन किया इस बार, तो ये हर बार बदलता रहता है। अब इनका पता नहीं, मान लो भजनलाल सरकार को सूझ जाए कि हम ग्रेड 3rd का एग्जाम करवाएं, उसमें रीट के नंबरों का वेटेज बढ़ा दें, तो कर सकते हैं। पिछली बार भी किया था बीजेपी सरकार ने। तो ये मान लो कोई वेटेज दे देंगे 20% रेट के नंबरों को जोड़ा जाएगा, तो वहां आपका स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कोशिश ये करें कि यदि आपका स्कोर कार्ड 2022 वाली रेट में कमजोर रहा है तो इसको सीरियसली लें और स्कोर कार्ड बढ़ाएं। सरकारों का पता नहीं होता कब नियमों में फेरबदल कर दें, कब ये चीजों को बदल दें, कोई भरोसा नहीं है। हमें हमारी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि कैसा भी फेरबदल हो जाए हमें इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो। तो इसके लिए आपको माइंडली तैयार रहना है, ठीक है। तो ये इसकी तो एक बेसिक चीजें होगी जो मैंने जानकारी दी है, बाद में बाकी मैं सवालों की बात करूंगा। अब आपके दिमाग में आता है कि सर 90 दिन है, मैं 90 दिन की बात कर रहा हूं क्योंकि 90 डेज ही मान के चलिए आपके पास प्योर 90 डेज हैं जिसमें दीपावली के 5-7 दिन आप खराब कर सकते हो। यदि मैं राय नहीं देता कि दीपावली मनानी चाहिए और हर चीज को जीना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैरियर जब और आपके अस्तित्व की लड़ाई जब चल रही हो ना, तो 1 साल मैं तो ईमानदारी से कहता हूं कि आप 1 साल इन भर्तियों को दो। 2025 तक ये तीनों भर्तियां किसी न किसी रूप में संपन्न हो जाएंगी। आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह पाओ कि सर मैं ढंग से नहीं कर पाया, मैं अच्छे से नहीं कर पाया, यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। ये सवाल आदमी को एकदम से फ्रस्ट्रेशन में ले जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं 1 साल दिल से मेहनत कीजिए, व्यवस्थित तरीके से मेहनत कीजिए। जिस एग्जाम को लेकर चल रहे हैं उसके पूरे सिलेबस को सामने रखकर, उसके PYQ को रखकर, कौन सी संस्था उस एग्जाम को आयोजित करवा रही है उसका पूरा स्वरूप आपको पता होना चाहिए और एक अच्छा सा ग्रुप बनाकर 1 साल डेडिकेटेड होकर दीजिए। जैसे रतन टाटा ने अपना पूरा जीवन इस टाटा परिवार को बढ़ाने में दे दिया। वो फैसले जो ले लेते थे उनको सही साबित करने में सब कुछ लगा देते थे। तो जीवन हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि जो डिसीजन ले लिया उसको हमें बेहतर साबित करना है। तो मैं यही कहूंगा कि जिस राह पे तुम चल रहे हो उसको आपको सही साबित करना और 1 साल का टाइम आपको पूरा देना है। अब सुनिएगा, पहली बात मैं 10-5 मिनट बात करूंगा। यदि मैंने रीट पे इससे पहले भी वीडियो बनाया था, दोबारा मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। मान लीजिए आप पहली बार रीट एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट बार आप दे रहे हैं और इससे पहले आपने रीट एग्जाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं है ना। पहली बार आप दे रहे हैं, फर्स्ट बार आप दे रहे हैं, सेकंड बार दे रहे हैं, आपको ये करना है कि सर मुझे तो रीट इस बार अच्छे नंबर से क्रैक करनी है। क्या करना है? सिंपल पैटर्न है, लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड का, बहुत सिंपल पैटर्न है, कुछ नहीं है। कुछ चीजें पकड़नी है आपको, उनके आधार पर आपका रीट बहुत अच्छे अंक से हो जाएगा। बाल विकास CDP सबसे पहले आती है, दोनों में CDP आती है और CDP अच्छे लेवल की आती है। यानी रीट में साइकोलॉजी का, सीटेट में साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट डिफरेंट करता है। यहाँ अच्छा लेवल आता है, अप्लाइड लेवल आता है, टर्मिनोलॉजी ज्यादा आती है, तो थोड़ा सा आपको डीपली साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। और चूंकि केवल साइकोलॉजी नहीं होती, इसमें पेडागोजी भी होती है, तो थोड़ा सा सिस्टम क्रिएट करना, इसमें मेहनत करना। इसमें की गई मेहनत आपकी सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट या आगे DSSS कोई भी एग्जाम दोगे ना उसमें काम आ जाएगी, ठीक है। तो CDP पहला पार्ट है। फिर आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। आपकी भाषा जो है एक फर्स्ट है और एक दूसरी सेकंड है। आप कोई भी चुनते हो, मान लो आपने हिंदी चुन ली, इंग्लिश चुन ली, एक यहां पे याद रखना भाषा वो चुनना जिससे आप टीचर बनना चाहते हो। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सर हम इंग्लिश से टीचर बनना चाहते थे लेकिन रीट में हमने इंग्लिश को लिया ही नहीं। इससे वजह से बहुत से बच्चे 3rd ग्रेड में बाहर हो जाते हैं। आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो आपको फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को रखना है। आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपको फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में हिंदी को रखना है। बाकी सब्जेक्ट जो होता है SST, साइंस, वो तो आपका ऑलरेडी होता ही होता है, लेकिन भाषा का टीचर बनना है तो आपके रीट में वो भाषा आपको जरूर रखनी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हिंदी इंग्लिश हो गई, यहां भी आपकी एक लैंग्वेज भाषा आपकी फर्स्ट है, ठीक है, और दूसरी भाषा आपको जो भी चुननी है वो सेकंड भाषा आपको चुननी है। फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मान लो SST हो सकता है, आपका साइंस मैथ हो सकता है। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा वो लेवल फर्स्ट में मैथ और
ईवीएस हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल पैटर्न है, सुनिएगा। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, मैं दोबारा से संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सीडीपी पढ़नी है सर, कहाँ से कैसे पढ़ें? मैं तो ये राय दूंगा कि मेरी किताब पढ़ो, क्योंकि उससे प्रश्न बाहर आता नहीं है। फिर कई बच्चे कहेंगे सर किताब हार्ड है। हार्ड तो देखो साइकोलॉजी खुद ही हार्ड आती है, समझोगे, इमेजिनेशन करोगे तो बड़ी आसान हो जाएगी। पीवाईक्यू हल करोगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड साइकोलॉजी आती है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो सीडीपी में आपको चाहिए तो मेरी वाली किताब पढ़ सकते हो, जो नई वाली आई है रिट की स्पेशली, ठीक है, वो देख लेना, टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लेना। 5 यूनिट पेडागोजी की है, या आपको कोई और किताब अच्छी लगती है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आप साइकोलॉजी का कोर्स लेना चाहो तो अवनी एजुकेशन ऐप पे मैंने पूरा अलग से रिट का डाल रखा है, क्लासरूम का भी डाल रखा है, या आप सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लीजिए। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, याद रखना इसको। लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश जो भी लो, हिंदी में बेस्ट किताब होती है नवीन हिंदी व्याकरण, जो राजस्थान बोर्ड की किताबों में चलती है 9 से 12वीं तक, उसी से पूरा पेपर आ जाता है। इसके अलावा यदि आप व्याकरण कोई अच्छी लेवल की किताब पढ़ो तो मैया सर या राघव प्रकाश, वो भी देख सकते हैं। बट ये किताब बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, 2-2.5 महीने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। टीचिंग मेथड इसमें आएंगे तो लगभग टीचिंग मेथड के 10 से 15 प्रश्न आते हैं। तो टीचिंग मेथड आपको अपने सब्जेक्ट में आगे भी काम आएंगे। टीचिंग मेथड की किताब हिंदी की हम भी निकाल रहे हैं, या मार्केट में कोई अच्छी किताब मिले तो आप निकाल लेना। पीवाईक्यू जरूर निकालना मेथड के, सिंपल टॉपिक होते हैं, मूल्यांकन, सीसी, हिंदी की शिक्षण विधियां, ठीक है, आपका ये टीचिंग लर्निंग एड, ये 4-5 टॉपिक आएंगे मेथड में, रिट में, हर सब्जेक्ट में। इनको एक जगह ढंग से पढ़ लो। साइकोलॉजी में मूल्यांकन पढ़ना आपको, ठीक है, साइकोलॉजी में भी ये लगभग चीजें एनसीएफ 2005 के अनुसार विषय के उद्देश्य, तो ये सिंपल से टॉपिक होते हैं मेथड के। मेथड का बहुत बड़ा रोल है रिट में, तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी में आपको किताब पढ़ लें। इंग्लिश में मैंने पहले ही बताया था, बीके रस्तोगी मुझे सबसे अच्छी किताब लगती है। बाकी इसकी दिशा पब्लिकेशन शायद इसकी आती है, दिशा की आती है, किसकी आती है, दिशा में आती है शायद, दिशा में नहीं आती, दक्ष में आती है बीके रस्तोगी की, वो किताब अच्छी है। इसके अलावा कोई और गाइड आपको अच्छी लगती है तो वो पढ़ सकते हो। इंग्लिश यदि आपको आए तभी लेना, अन्यथा आप संस्कृत ले सकते हो। अब संस्कृत लोगे तो संस्कृत में किसको पढ़ोगे? तो संस्कृत में देखो कई राइटर्स हैं। लोकेश शास्त्री की किताब साफल्यम अच्छी आती है, रामकुमार जाट की आती है, आरबीडी से वो किताब अच्छी आती है, किरण चौधरी मैडम की आती है। इनमें से कोई भी किताब आप देख लो, आपको भाषा समझ में आनी चाहिए, कोई भी एक किताब उठा लो। संस्कृत यदि आप लेना चाहते हो, संस्कृत यदि नहीं ली हुई है पहले तो समझ में नहीं आएगी। एक बार देख लेना, यूं डिसीजन मत लेना कि खड़े खड़े डिसीजन लो कि संस्कृत ले लूं। इंग्लिश या संस्कृत जो भी सेकंड लैंग्वेज चुनो, आपको उसकी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए जिसको आप पढ़ सको। यूं मत ले लेना कि मैं यूं ले लेता हूं पढ़ लूंगा, नहीं, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। याद रखना, रेट में लोगों के 60% नहीं बन पाता है, मिनिमम क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इतना इजी मत समझना, क्योंकि सीडीपी भी अच्छा आता है, सब्जेक्ट राजस्थान बोर्ड की किताबों से आता है और अच्छे प्रश्न आते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लेवल अच्छा आता है। याद रखना, तो चीजें आपको थोड़ा सा समझ के प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो लैंग्वेज पहले हिंदी होगी, हिंदी के लिए मैंने बता दिया, संस्कृत के लिए मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में बीके रस्तोगी, ठीक है। मैथ और ईवीएस में, इसमें राजस्थान बोर्ड की 3 से लेकर 8वीं तक की किताबों में जो टॉपिक हैं उनसे प्रश्न। मैथ में तो ये है कि जो एनसीईआरटी की जो आपकी प्रैक्टिस आते हैं लास्ट में, आपके आरबीसी बोर्ड की किताबों में लास्ट में, वहां से एज इट इज प्रश्न उठाए जाते हैं, तो उन किताबों को अच्छे से निकालिए। इसके अलावा मथुरिया सर की प्रैक्टिस बुक है, उसको निकाल लीजिए, आपकी मैथ यहां से पूरी हो जाएगी, ठीक है। ईवीएस में कई पार्ट हैं, सामान्य से टॉपिक हैं, तो राजस्थान बोर्ड की बुक से तो आपको तैयार करने और आपको लगता है सर इतनी मेहनत कौन करेगा, तो कोई भी पब्लिकेशन की गाइड ले आओ, सुगम पब्लिकेशन, आरबीडी पब्लिकेशन, और कोई तीसरे पब्लिकेशन की कोई भी गाइड ले आओ जो अपडेट हो के आई हो, वर्तमान राजस्थान बोर्ड की बुक्स बेस हो। क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम पैटर्न इतना सा है कि वो आरबीसी बोर्ड की बुक्स के आधार पे पेपर पैटर्न सेट करती है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना है, उन बुक्स से आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी हम भी इस पे कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स का संक्षिप्त सार के रूप में ईवीएस के कुछ नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएं। तो ये तो एक पार्ट है। टीचिंग मेथड के इसमें जो प्रश्न आएंगे 10-10 प्रश्न आएंगे मैथ्स में से, ईवीएस में से, तो टीचिंग मेथड के लिए भी आप कोई भी गाइड ले आना। गाइड में मेरे कोडिंग मार्केट में भी कोई किताब अच्छी नहीं है और कुछ नहीं तो इसकी पीवाईक्यू जरूर देख के जाना। बाकी इजी प्रश्न आते हैं मूल्यांकन के ऊपर, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण पे, सीसी के ऊपर, मैथ और पर्यावरण की विधियां, नॉर्मल प्रश्न मतलब, ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग एड, इजी से टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कोशिश ये भी करूंगा कि YouTube पर इसको लेकर एक सेशन कर दूं टीचिंग मेथड को लेकर, जिसमें आपको मुख्य मुख्य चीजें बता दूं कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं। इसको लेकर मैं आपको कंप्लीटली YouTube पे कुछ चीजें बता दूंगा, उनमें से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। लेवल सेकंड में आते हैं अपन। लेवल सेकंड में पहले सीडीपी आ गई, सीडीपी का लेवल थोड़ा अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना, वर्ष बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको स्पेशली बाल्यावस्था के बच्चे को ध्यान में रख के सीडीपी पढ़ना है, यहाँ आपको प्राथमिक लेवल के बच्चों को ध्यान में रख के सीडीपी पढ़ना है। बाकी सीडीपी में मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने रीट का पहले वीडियो बनाया था, साइकोलॉजी में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न आते हैं, वो मैं पूरा रीट का बता दूंगा आपको, अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज में इसमें इतना बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं चीजें आपको बता दूंगा कैसे कैसे कौन से टॉपिक्स पे आप अच्छे से करें। तो सीडीपी में आप चाहे अवनी ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आती तो आगे वो काम आ जाएगा, क्योंकि रीट में पढ़ी हुई साइकोलॉजी कंप्लीट साइकोलॉजी होती है, जिसमें सब कुछ आ गया, आरटी 2009, एनसीएफ 2005, मापन मूल्यांकन, यानी पेडागोजी और
साइकोलॉजी दोनों तैयार हो जाती हैं रीट की साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब है। तो आप ऑनलाइन कोर्स लें तो ऑनलाइन ले लें, वरना आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कहीं तो ऑफलाइन पढ़ लें। आपको टीचर पे विश्वास होना चाहिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी किताब बहुत अच्छी है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। विश्वास जिस पे कर लो उसी से पढ़ लेना, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हूं, उस पर डाउट मत करना। बस भाषा में वही, हिंदी में नवीन जो राजस्थान बोर्ड की किताब चलती है उसको देख लीजिएगा। इंग्लिश के अंतर्गत वही बीके रस्तोगी यदि आप पढ़ते हैं तो बेस्ट किताब है, दक्ष पब्लिकेशन कैसे आती है। इसके अलावा कोई और इजी लैंग्वेज लगती है तो आप देख लीजिएगा, मेरी नजर में वो अच्छी किताब है। और संस्कृत में वही लोकेश शास्त्री, राम कुमार सर, किरण मैडम की, इनमें से किसी की देख लेना, तीनों बेस्ट राइटर हैं। आपको भाषा उसकी समझ में आनी चाहिए। एसएसटी और साइंस मैथ बचते हैं। एसएसटी के अंतर्गत वही राजस्थान बोर्ड की किताबें जिनमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि 6 से 8 तक की किताबों को तो कंप्लीट लेके एक लाइन को देख लें जो टॉपिक वाइज सिलेबस में, उनके नोट्स तैयार कर लें, अंडरलाइन कर लें किताब में, वो तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप देखो तो कोई भी गाइड ले आना, ठीक है ना। पिछली बार सुगम की अच्छी थी, आरबीडी की भी अच्छी थी, कोई भी देख लेना इनमें से। टीचिंग मेथड के इसमें एसएसटी के 10% आएंगे, वो भी मैं बता दूंगा कौन से टॉपिक में से कैसे आएंगे। इसको लेकर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इनके टीचिंग मेथड के, जिनमें ये बता दूंगा कि यहां से इन मेथड्स को तैयार करना है। आपको चाहे ऑनलाइन कोर्स कहीं मत खरीदना, मैं आपको एक कंटेंट बता दूंगा कि यार यहां से चीजें देख लो। बाकी मेहनत तो देखो आपको करनी है, आपकी मर्जी है, ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें कहीं भी पढ़ें, वो आपको देखना है। बट मैं आपको इतनी दिशा दे सकता हूं कि ये चीजें आपको ऐसे से कवर करनी है, ये टाइम है, और इन चीजों में मेथड्स में मुश्किल से 8-10 घंटे टाइम देना है। आपके जो 10% आएंगे वो अपने आप से हो जाएंगे। बस चीजों को पकड़ना है कि यहां से प्रश्न आता है, इन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ आप 3 महीने में नहीं पढ़ सकते। साइंस और मैथ के लिए एक तो अवनी की ऑब्जेक्टिव बुक आई है, जैसे सीईटी में अभी सभी प्रश्न वहां से आए, उसमें राजस्थान बोर्ड की किताबों का पूरा सार है एनसीईआरटी का। तो साइंस मैथ वाले हेमराज सर की अवनी की ऑब्जेक्टिव बुक है, वो जरूर ले लेना, वो 3rd ग्रेड में भी हमेशा काम आएगी आपके। सीईटी में एक भी प्रश्न बाहर नहीं है उसमें से। तो अवनी की हेमराज सर वाली जो किताब है, ऑब्जेक्टिव बुक है इनकी, बहुत अच्छी किताब है, वो देख लेना, ठीक है। साइंस की इसमें सब एनसीईआरटी का पूरा सार है, पीवाईक्यू पूरे के पूरे। प्लस आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी 9वीं 10वीं भी जो टॉपिक सिलेबस में उनको देख सकते हो। कोशिश करेंगे कि मैंने सर को बोला भी है कि इसका कोई कंटेंट आप तैयार कर सकते हो तो वैसे भी दे दूं, बाकी खुद मेहनत कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है। कोई गाइड जो आपको लगे सटीक हो तो देख लेना। टीचिंग मेथड में वही टॉपिक सेम है जो यहाँ पे आएंगे, बाकी में आएंगे। वही मूल्यांकन टॉपिक जो साइकोलॉजी में पढ़ना है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, टीचिंग लर्निंग एड, ठीक है, सीसी, तो वो लगभग मेथड्स विधियां 3-4 विधियां हैं, तो ज्यादा कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस रेट को लेकर तनाव मत लेना। यदि आप ये सोचते हो कि सर वो सर तो ये बता रहे हैं वो पढ़ लें, वो सर ये बता रहे हैं, सर मैं क्या करूं, जितना पैनिक होगे, जितना भटकाव रखोगे, जितने लोगों की बातें सुनोगे, उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, खुद को समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे बेस्ट राय मेरी ये है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेस बनाते हुए और टॉपिक वाइज देख लो कि इस टॉपिक में से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, इनको इस प्रकार तैयार करना है, पीवाईक्यू साथ में रखने हैं। अब चाहे तो तुम ऑनलाइन पढ़ लो, चाहे तुम कोई ऑफलाइन पढ़ लो, और चाहे सबसे बेस्ट तरीका जो मैं सजेस्ट करता हूं, सेल्फ स्टडी करो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ये चीजें ऐसे हैं, इनको ऐसे पढ़ना है। यदि आप प्लानिंग के साथ उतरोगे तो रिट में आप 80% नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो, और ये 80% नंबर आपके आ गए तो आपको ग्रेड 3rd के लिए साइकोलॉजिकली आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि चाहे वो 20,000 की भर्ती आए, चाहे 30,000 की भर्ती आए, मैं 100% सिलेक्शन ले जाऊंगा। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, इन चीजों को ऐसे तैयार कर सकते हो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, सेम चीजें। एसएसटी की कोई गाइड लाओ तो गाइड, बाकी राजस्थान बोर्ड की बुक्स से जरूर मिलान करना, क्योंकि लोग जल्दबाजी में गाइड तुरंत निकाल देंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने विश्वास रखना है, जो टॉपिक आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो सबसे बेस्ट। साइंस मैथ में ऑब्जेक्टिव सर के ले आना, बहुत मदद कर देगी आपकी, ठीक है। और बाकी आप कोई पार्ट विशेष का आपको लगता है कि सर फुल कोचिंग करें क्या, देखो आपकी राय है। मैं तो कहूंगा कि टाइम बहुत कम है, कोचिंग वाला टाइम ज्यादा बचा नहीं है। किसी पार्ट विशेष की यदि कोचिंग करते हैं तो ज्यादा बेटर, आपको लगता है ये पार्ट नहीं आता मैं इसकी कोचिंग कर लूं, या कोई क्रैश कोर्स वगैरह जो नए बच्चे हैं उनके लिए। जो दूसरी बात दे रहे हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ स्टडी से अपनी जो चीजें हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, नोट्स से तय करें कि मेरे लिए साइकोलॉजी मुझे ये पढ़ना चाहिए, मेथड में ये पढ़ना चाहिए, उनको तरीके से करो। जैसे मैथ हिंदी की हम मेथड की किताबें आ रही हैं अपने साथ, अगले वीक आ जाएंगी, तो आप जो भी आपको किताबें लगे, मैं नहीं कह रहा कि मेरी पढ़ो, जो आपको बेटर लगे, जो आपको लगे कि यार ये अच्छी किताब है, वास्तव में अच्छी किताब है, तो उस किताब को पढ़िए और आप सेल्फ पढ़ के एक अच्छा ग्रुप बनाकर भी आप रीट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग रीट को लेकर आपकी होगी, जो फर्स्ट बार कर रहे हैं, सेकंड बार कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप इस रणनीति को थोड़ा फॉलो कीजिएगा। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को अपना बेस बनाइएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 60% अभी फिलहाल मिनिमम क्वालिफिकेशन है, रिजर्व्ड के लिए 55% है। अब इसमें कोई चेंज होता है कि नहीं होता है, अभी कोई नहीं जानता। 3rd ग्रेड में रिट की क्या वैल्यू रहेगी ये कोई नहीं जानता, सरकारें कब क्या निर्णय ले लेती हैं पता नहीं होता। मैं आपको ये कहूंगा कि आपको सीरियसली लेना चाहिए। जिनकी ग्रेड 1st ग्रेड 2nd में की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को मैं राय दूंगा कि आप उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए,
आप विचलित मत होना। आप यदि रीट का आपका पहले भी दिया हुआ और दोबारा भी देना है तो नॉर्मली साइकोलॉजी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपको 5 यूनिट डिफरेंट रूप से तैयार करनी है। बाकी राजस्थान बोर्ड की किताबों को एक बार आप वैसे भी पढ़ लेना, आपके लिए फायदेमंद है। अब जैसे आपनो राजस्थान किताब चलती है, वो जीके में भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, जीके में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, तो नुकसान कुछ नहीं होता है। यदि आपका विज्ञापन नहीं आया है, नवंबर तक संभावना बता रहे हैं कि ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की, मान लो नहीं आया और आ भी जाए तो आप जनवरी में आपको रीट का एग्जाम दे के आना, तो बहुत 15-20 दिन भी स्टडी करके देखे आओगे तो आपका हो जाएगा। तो ये तो मेरी आपको राय है। और कोई सवाल हो, मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी बच्चों की, यही चीज़ें मैंने ज़्यादा पूछी मेरे से। अपीयरिंग वाला मैंने जवाब दे दिया, योग्यता पूरी होने वाला मैंने जवाब दे दिया। लास्ट जो अध्ययनरत हैं इस वर्ष सेकेंड ईयर में, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं आराम से। बाकी विज्ञापन आ जाएगा तब मैं चर्चा और कर लूँगा। टीचिंग मेथड का मैंने बता दिया, टीचिंग मेथड को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपके साथ चर्चा कर लूंगा। आपको मत से गाइड दिशा दे दूंगा मैं आपको कि ये चीजें ऐसे करनी है, इनको ऐसे करना है। बस पैनिक मत होना, परेशान मत होना। अब यूट्यूब पर आप सोच रहे हो कि अब ये देख लें, उसकी बात सुन लें, ज्यादा परेशान मत हो। आराम से ठंडे दिमाग से शांतित होकर एक कागज लो, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो और उसमें से ये तय करो कि कल मुझे ये 3 टॉपिक पढ़ना है, परसों मुझे 2 टॉपिक पढ़ना है। इस प्रकार से मैदान में उतर जाओ। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से बहुत कुछ हो जाएगा। कोशिश करो कि आज ही 2 टॉपिक पढ़ डालो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या रीट के 2 टॉपिक तैयार हो गए? ठीक है, 5वां विकल्प हो गया रीट 22 90। ठीक है, और तो कोई विषय हो तो बताएं आप। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने चीजें लगभग बता दी हैं। आपके हिसाब से रीट मेंस कब हो सकता है? देखो मेरे अकॉर्डिंग रीट मेंस, देखो जल्दबाजी तो ये कर रहे हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तो वैसे बहुत एडवांस चलता है, जल्दबाजी करता है। तो ये जनवरी में रीट हो जाएगी, उसके बाद ये विज्ञापन निकालेंगे ग्रेड 3 की। ठीक है, तो ग्रेड 3 का विज्ञापन निकालेंगे तो मैं मानता हूं कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये कोई बड़ी बात नहीं कि रीट मेंस करवा सकते हैं। आप ये मान के चलो कि 2025 एंड तक ये तीनों भर्तियों की प्रोसेस पूरी करवा देंगे। अब वैकेंसी कितनी आती है तो कोई नहीं जानता, बट ये करवा देंगे मान के चलो। रिट मैंने बता दिया मैंने। जिन्होंने पास कर रखी है वो नहीं दें तो नहीं दें, उनको स्कोर बढ़ाना तो दे दें। ठीक है ना, 2022 वाले। बाकी लेवल फर्स्ट वालों को सबको देनी। अवनी की समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र आ जाएगी। दर्शन शास्त्र आ चुकी है, बहुत गजब की किताब है, सिर्फ 80 पेज की किताब, प्रश्न बाहर नहीं आएगा। समाजशास्त्र नेक्स्ट वीक। ठीक है, टीचिंग मेथड मैंने खुद तैयार किया एसएसटी का बहुत बढ़िया तरीके से, तो ये किताब मैंने तैयार की। हिंदी टीचिंग मेथड हमारी बहुत गजब आएगी, गणित टीचिंग मेथड हमारी बहुत गजब आएगी। साइंस पे हम और वर्क कर रहे हैं, टाइम लगेगा लेकिन अच्छी चीज लेके आएंगे। ऑफर आज चल रहा है साइकोलॉजी के कोर्स पे, सभी पे आप देख सकते हो। ओमनी एजुकेशन पे पूरे साइकोलॉजी पे प्लस जो जीके कोर्स हैं, ग्रेड 2 ग्रेड फर्स्ट। रीट की लेकर हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, सभी पार्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और कोशिश करेंगे उस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे प्रश्न आ जाए। टेस्ट सीरीज का क्या कर दो, टेस्ट सीरीज में 2 ऑप्शन है। यदि टीचर अच्छा है ना तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टीचर के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। कोचिंग के अकॉर्डिंग ज्वाइन मत करो। कोई ऑनलाइन ऐप कौन सा चल रहा है, टीचर कौन है इंपॉर्टेंट, टीचर जो मेहनत करे, सच में दिल से मेहनत करे, उस टीचर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ऐसे करने से कोई मतलब नहीं। सीटेट कोर्स लेगा सीडीपी का, तो सीटेट का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, रीट का पैटर्न अलग है। सीटेट में क्या होता है, पूरा अप्लाइड बेस आता है चीजें, और ये समावेशी शिक्षण पे ज्यादा प्रश्न आते हैं। रीट में थोड़ा सा कुछ चीजें फैक्चुअल ज्यादा आती हैं। तो सीटेट और रीट में थोड़ा डिफरेंस है, मैं समझाऊंगा अलग से वीडियो में। तो केवल आप सीटेट वाले कोर्स के भरोसे नहीं रह सकते हो ना। सीटेट में सिलेबस थोड़ा चेंज है, रीट के सिलेबस में ज्यादा टॉपिक है। पेन जरूर लेने आएंगे 100%। टीचिंग मेथड की बुक बताएं लेवल फर्स्ट। टीचिंग मेथड को लेकर मैं आपको बताऊंगा, मार्केट में जो बुक आ रही है मुझे इनफ नहीं लगी थोड़ा सा ईवीएस और मैथ को लेकर, तो मैंने बोला है हमारे टीम के कुछ बच्चों को कि यदि वो नोट्स तैयार हो जाएं तो आपको नोट्स के रूप में या जैसे भी एक पतली सी बुकलेट हम निकाल के दे देंगे। तो मैं थोड़ा सा इंतजार करवाऊंगा आपसे टीचिंग मेथड को लेकर। सर हिंदी क्या हो रहा है सर, आपके कमेंट जल्दी चलते हैं, मुद्दे के नहीं रहे। पात्रता एग्जाम में भी सिलेक्ट होना चाहिए क्या? देखो कई बार क्या होता है कि सरकारें बदल देती हैं, पात्रता एग्जाम के आधार पे भर्ती करवा लें, उनके नंबर जोड़ दें, तो आपको सीरियसली लेना चाहिए, मेरी तो राय है। अरे पीटीआई की सब आएंगी वैकेंसी, मैं 1 साल से जिससे बोल रहा हूं भर्ती आएंगी। कई लोग बच्चे मेरे कमेंट कर देते हैं सर तो झूठ बोलते हैं, कब से करें भर्तियां आएंगी। यार एक चीज बताओ, मैं कहूंगी नहीं आएंगी, उससे क्या नुकसान? नुकसान आपको ये, अब आप में से जो बच्चे सीरियसली पढ़ते आज उनको रीट की टेंशन नहीं होती। और मैं फिर कह रहा हूं ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आने वाली है, जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन डर जाओगे, उस दिन आपको मेरी बातें याद आएंगी, सर 1 साल से कर रहे हैं, पढ़ लो पढ़ लो। स्थिति ये होनी चाहिए कि गंभीर बच्चा होता है ना उसको दूसरी बार रिवीजन कर लेना चाहिए। ये जो शांति का टाइम होता है ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, जब अपना बेस्ट दो, आप ऑर्गेनाइज्ड करो। आप फिर अचानक से वैकेंसी आने के बाद तुम कोचिंगों में जाते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो वो टीचर क्या बता रहा है, तो ये सिलेक्शन की रणनीतियां नहीं है। सिलेक्शन की रणनीति है कि आप रास्ता एकदम बढ़िया चुनो, चाहे 5 घंटे पढ़ लो, घंटे पढ़ने से नहीं होता सिलेक्शन। आप सही रास्ते पे चलो, और सही रास्ते पे चलना तो आपको पहले से प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको फोरसाइट का यूज करना पड़ेगा।
यूं थोड़ी है कि अचानक से मुंह उठा के चल पड़े यार उस कोचिंग में बहुत भीड़ जा रही है चलो। ऐसे भीड़ में सिलेक्शन थोड़ी होते हैं, कोचिंगों में सिलेक्शन 0.1% होते हैं। क्यों होते हैं 1%? हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम अपनी इनसाइट यूज ही नहीं कर रहे। हमें ये नहीं पता कि टीचिंग मेथड को कैसे पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पैटर्न क्या है, आरपीसी का पैटर्न क्या है, दिनश सेवा बोर्ड का पैटर्न क्या है। जब तक ये चीजें नहीं समझोगे कोई कोचिंग कोई टीचर सिलेक्शन नहीं करवा सकता। तो इसलिए मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, यदि आपका ड्रीम ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड थर्ड है, तो उसकी चीजें आपके दिमाग में एकदम प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे ये चीजें ऐसे ऐसे और इतने दिन में पूरी करनी है। कोचिंगों से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। आप सोच रहे हैं मैं कोचिंग को ज्वाइन कर लूंगा, उस कोचिंग में बहुत भीड़ जा रही है, कुछ नहीं होता है। भीड़ जाए, भीड़ों से सिलेक्शन थोड़ी होता है, भीड़ भीड़ होती है। आपको उस भीड़ से अपने आप को अलग बनाना है, तो चाहे अकेले कमरे के कोने में बैठकर उस सिलेबस की स्ट्रेटेजी बनाइए, उसका पैटर्न देखिए कहां से क्या चीजें आती हैं, क्या मुझे पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं करोगे, मैं कह रहा हूं फिर वही पर्सन पूछोगे सर अगली भर्ती कब आ रही है। मैं चाहता हूं कि अगली भर्ती तुम्हें नहीं देनी, तुम्हें यही भर्ती देनी है, इसी में सिलेक्शन लेना है। तो प्लीज गंभीर बन जाओ। अभी भी तुम इंतजार कर रहे हो कि वैकेंसी कब आएगी उसके बाद शुरू करूंगा, तो तुमसे अधिक मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, पद आने हैं, टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग सकता है, लेकिन क्या हम मेंटली फिजिकली तैयार हैं, ये सवाल अपने आप से पूछा करो। और आपको जहां जिस टीचर की राय सबसे बेस्ट लगती है उस पर विश्वास करके बढ़ जाओ। जरूरी थोड़ी देव सिंह दवाई सर की राय सही है, आपको जहां विश्वास है उसको मानिए, लेकिन उस पर फेथ रखिए, उसके साथ आगे चलिए, साथ में अपना खुद का इंसाइट भी यूज कीजिए कि मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है। सर पात्रता पास है, रिट मेंस की तैयारी करो। पात्रता में तो आपको 60% लाने ना, उसको कम कर सकते हैं। रिजल्ट में हिंदी भाषा में आएगी 60% सब्जेक्ट के आएंगे। 60% सब्जेक्ट में तो आपका जब हिंदी आप विषय के रूप में चुनते हो, ठीक है, तब आएगा। आप एसएसटी चुनते हो तो एसएसटी में 60% आएंगे, हिंदी साइंस मैथ चुनते हो 60% वहां आएंगे। लेवल 2 में 150% आएंगे बेटा, लेवल फर्स्ट लेवल 2 में दोनों में 150% आएंगे। आपके सब्जेक्ट के 60% हो जाएंगे, बाकी 30 30 60 90। 30% सीडीपी के साइकोलॉजी के हैं, 30% हिंदी फर्स्ट भाषा के जो इंग्लिश लो है हिंदी लो, और 30% सेकंड भाषा के, और फिर जो परसेंट बच गए वो आपके सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट आप रखते हो, एसएसटी रखते हो, साइंस रखते हो कि मैथ रखते हो, जो भी रखते हो। पीटीएनयू भर्ती आ जाएगी बेटा। लेवल फर्स्ट वालों को देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग सभी को देना चाहिए। शिक्षण विधि कौन सी पुस्तक पढ़े, इसको अलग से वीडियो बना दूंगा बेटा। एक बार मैं देखूंगा मार्केट में कोई अच्छी बुक होगी, मुझे लगेगा जो आगे भी आपके थर्ड ग्रेड में भी काम आ जाए, ऐसी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि मेंस भी आपको देना है। मेरिट के बाद आपको थर्ड ग्रेड मेंस देना है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ो ना, ताकि मजा आ जाए।